हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के बारे में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में अरस्तू हमारा आता है। इससे पहले हमने जो कन्फ्यूशियस है और प्लेटो है उनको हमने कवर कर लिया है। आज हम अच्छे से कवर करेंगे कि अरस्तू ने क्या विचार रहे हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन से इंपॉर्टेंट बुक है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। आप साथ साथ में इनका नोट्स बनाते जाना। चलो पढ़ते हैं अरस्तू के बारे में। अरस्तू हैं वो भी एक यूनानी दार्शनिक हैं। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में भी देखा जाता है। अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्लेटो के शिष्य के रूप में जाना जाता है अरस्तू को। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा और अरस्तू ने लीसियम नामक एक शैक्षणिक संस्था खोली थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी PYQ बना हुआ है कि जो अरस्तू ने है कौन सी शैक्षणिक संस्था खोली थी, तो वो थी लीशियम। ठीक है, इसके आगे आता है अरस्तू ने आज्ञानात्मक विधि का प्रयोग किया है। और प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। इनके विचार आदर्शवादी हैं और इन्होंने क्या किया है, अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं और ये सभी राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकी अध्ययन पद्धति है वो कैसी रही है अरस्तू की। अरस्तू ने जो अध्ययन पद्धति है वो निश्चयात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। इनके अनुसार है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले हम कल्पना कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में। इसीलिए उन्होंने बोला कि कोई भी वस्तु पहले से निर्धारित होती है। इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बीज से पहले हम वृक्ष की कल्पना करते हैं। ठीक है, अरस्तू ने सौदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। ठीक है, राज्य को आगे रखा है उन्होंने कि राज्य पहले आएगा और व्यक्ति पीछे रखा है। ठीक है, अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है कि राज्य है निर्देश देगा, उसका पालन एक मनुष्य करेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सौदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय क्या है। जैसे पहले आती है लकड़ी, फिर उसके निर्माण यंत्र, फिर मेज़ का विचार करते हैं और उसके बाद हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेज़ बनाई जाएगी, मेज़ बनाने की। ठीक है, पहले हम सोच लेते हैं कि हम लकड़ी लेके आएंगे और मशीनों द्वारा इसे मेज़ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कार्य स्टार्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को बोला है कि हम कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वणम मध्य मार्ग का सिद्धांत। अरस्तू के चिंतन में मध्यम वर्ग का विचार प्रभावी है। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य का विचार कि अरस्तू ने राज्य के बारे में कैसे विचार रहे हैं। उनका मानना है कि राज्य का विकास है वो क्रम में होता है। जैसे पहले एक परिवार आया, उसके बाद एक गांव बना और फिर राज्य बना। ठीक है, क्रम में चलती रही ये चीज़ें, पहले ये आया फिर इसके बाद राज्य आया। ठीक है, इसके बाद आया कि राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था है। उन्होंने प्राकृतिक संस्था माना है राज्य को, और राज्य एक समुदाय है। ठीक है, जैसे पहले परिवार आया, फिर गांव आया, फिर राज्य आया। ये व्यक्ति का जो पूर्ण नैतिक विकास है वो राज्य में ही संभव है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। अगर राज्य से बाहर रहता है तो या तो वह भगवान है या कोई पशु है। ठीक है, उनका मानना था कि राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई राज्य के अंदर नहीं है या तो फिर ईश्वर है वो या फिर कोई पशु है। ठीक है, इसके बाद आता है, ये लाइन यहाँ बोली भी गई जैसे जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता है। ठीक है, इसके बाद आता है अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता क्या रहेगी। शासन प्रणाली है वो पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न कम और न ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, राज्य का आकार भी न ज़्यादा और न ही कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए एक समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिक का चरित्र बुद्धिमानी साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए कि चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो और साहस हो उनके अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरस्तू ने नैतिक का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक विकास हो जाता है और वो दास है तो उसे दास की जो कैटेगरी है वो छोड़ देनी चाहिए, इसका समर्थन किया है। अब पढ़ेंगे अरस्तू की जो दास प्रथा है वो क्या है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, आधुनिक दास प्रथा 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी।
जिसमें दासों के साथ अमानवीय और बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुले आम खरीदा व बेचा जाता था और इन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है, अलग है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, क्या विशेषता है अरस्तु की जो दास प्रथा है उसकी। सबसे पहला आता है कि युद्ध बंदियों, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं जिन व्यक्तियों को, उनको दास की श्रेणी में नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद आएगा कि जो दास का बेटा है वो दास होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके आगे आता है कि दासों का उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे, ठीक है। इनका मानना है कि जो दास होंगे वो उत्पादन वर्ग या उत्पादन कार्य नहीं करेंगे, केवल जो घर के कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, उनमें ही काम करेंगे जो दास होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अरस्तु ने कहा है कि जो दास होते हैं उनके साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अत्याचार या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है, कि उसी का एक भाग है, जो मालिक होता है उसी का एक विस्तृत रूप है। उसने तो यह भी कह डाला कि यूनानी लोगों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों के कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अरस्तु की जो शासन प्रणाली है कैसी बताई है। अरस्तु ने विधि के शासन का समर्थन किया है, विधि के शासन को महत्व दिया है, जबकि प्लेटो ने विधि का विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद आता है कि अरस्तु ने विधि युग युग के अनुभव से संचित निधि है, कि उनका मानना है कि जो विधि है वो अनुभव से आती है, इसलिए अच्छी है, ठीक है। इसके बाद आता है कि विधि वासना रहित विवेक है और सद्गुण का प्राय है। उन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स, इनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स। जब व्यक्ति न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई कानून है या न्याय है, तीनों चीज़ें हैं तो वह सर्वोत्तम है, वरना ये अच्छी नहीं मानी इन्होंने पॉलिटिक्स को, ठीक है। इसके बाद आएगा अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है, क्योंकि ये विधि शासक व शासित दोनों के समान रूप से लागू होती है, कि जो शासक होता है और जो जनता होती है उनके ऊपर दोनों पर समान रूप से लागू होती है, ठीक है। इसके बाद आता है शासन। शासक है वो विधि द्वारा शासन करते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा पर आधारित नहीं होता, ठीक है। शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके नागरिकता का जो सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने कहा है कि वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं या उसमें योगदान देते हैं। बारकर ने कहा है कि अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य की करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है, ठीक है। अरस्तु ने नागरिक का आशय सरकार की न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है, कि अरस्तु का मानना है कि नागरिकता उन्हीं को प्रदान की जाएगी जो राजनीति या शासन कार्यों में भाग लेते हैं या उसमें अपना योगदान देते हैं, वो ही नागरिक कहलाएंगे। और जो भी महिलाएं हैं, शिल्पी हैं, बूढ़े, बच्चे, विदेशी, दास जो भी हैं, इन्हें नागरिकता की कैटेगरी में नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है, कि उनके ऊपर कुछ कर्तव्य होते हैं। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास करना है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती, ठीक है। अरस्तु की जो नागरिकता है वो जन्म या निवास पर आधारित नहीं है, बल्कि वो शासन प्रक्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता है उस चीज़ पर आधारित है ये, ठीक है। इसके बाद आता है नागरिक के क्या गुण होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार नागरिक का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, बल्कि अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं जो उनके अंदर होने चाहिए। एक अच्छे मनुष्य के गुण है, एक अच्छे नागरिक के गुण है शासन करने व शासित होने की अक्षमता होनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए उनके अंदर, ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है एक श्रेष्ठ मनुष्य के क्या गुण है। एक श्रेष्ठ मनुष्य के जो गुण है वो संयम, साहस और न्याय होना चाहिए। और एक श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर शासक व नागरिक दोनों के गुण होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होने चाहिए, ठीक।
ठीक है, उन्होंने परिवर्तनशील पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपरिवर्तनशील होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए, संयम होना चाहिए उनके अंदर और साहस भरा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके जो शासन विधि है और नागरिकता का जो विचार है उसके बारे में पढ़ लिया है। एक और क्लास लेके आऊँगी इसकी मैं, उसमें आपको जितना भी बाकी रह गया उसमें आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करवा दूँगी, जिसमें संपत्ति का विचार आएगा, इनकी इम्पोर्टेंट बुक आएगी। ठीक है, जो भी कुछ बचा है आगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये इतना आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।